नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ बल तथा गति का नियम। तो बने रहे इस वीडियो के साथ और देखते रहे इस वीडियो को लास्ट तक, आपको बिल्कुल समझ में आएगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों, आज अगर ये चैप्टर कक्षा 9th में भी है और 11th में भी है, तो इस चैप्टर को आप लोग पढ़ेंगे बल तथा गति का नियम। तो आप लोग बल का नाम कक्षा 8 से बल्कि नहीं बल्कि 5 से ही सुनते आ रहे हैं कि बल क्या है, यानी फोर्स। तो बल क्या है, सबसे पहले हमारा इस चैप्टर में सबसे बड़ा तर्क आता है बल यानी फोर्स। बल क्या है? तो दोस्तों, आपको पता होगा कि बल क्या है। तो बल का अगर परिभाषा देखा जाए तो बहुत तरीकों से परिभाषा बताया जा सकता है, ठीक है ना। तो बल का परिभाषा कई टाइप से बताया जा सकता है कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु को स्थिति में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। जैसे परिवर्तन कर सकता है, जैसे मेरे पास ज्यादा बल है तो किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक धक्का दे सकते हैं। अगर हमारे पास बल कम है तो किसी वस्तु पर बल जैसे लगा रहे हैं, इसी पे ज्यादा जोर से लगाएंगे दीवार पे, तो दीवार हिलेगी? नहीं हिलेगी, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। तो बल का परिभाषा यही बता रहा है कि किसी वस्तु पर बल लगाने से या उसके स्थिति आकार में भी परिवर्तन हो सकता है, ये बल का प्रभाव है। या कई प्रकार से बल का परिभाषा दिया जा सकता है कि धक्का या खिंचाव को ही बल कहते हैं। यानी बल, अगर ये भी बात है कि बल जिस वस्तु पर लगाते हैं, वो वस्तु उसी की दिशा में विस्थापित होती है। जैसे देखिए इसको, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे एक बेसिक एग्जाम्पल हम देंगे आपको, और यहाँ से आप बल का परिभाषा और बल के बारे में आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। मान के चलिए कि यहाँ पे कोई m द्रव्यमान की कोई वस्तु है और उस पर अगर बल F लगाया जा रहा है, तो m द्रव्यमान की वस्तु है और उस पर बल F लगाया जा रहा है, ठीक है ना। तो निश्चित है कि वो उस वस्तु में कुछ ना कुछ दूरी तय करेगी, यानी वो वस्तु यहाँ पे आ गई और उसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा वो ये त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। तो हम जानते हैं बल का परिभाषा आप लोग लिख ही लेंगे, ये तो बेसिक बात है कि बल वह कारक है या धक्का या खिंचाव को ही बल कहते हैं। तो परिभाषा बेसिक बात है। ये जो बल बराबर होता है क्या, कि बल बराबर जो सूत्र होता है, बल बराबर जो होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर क्या होगा? द्रव्यमान गुणे त्वरण। यदि बल को F से, ठीक है ना, और द्रव्यमान को m से और त्वरण को a से, तो F बराबर हमारा क्या मिलेगा? m इंटू a। जहां पे F बराबर क्या है, तो जहां F बराबर है बल और m बराबर है द्रव्यमान और a बराबर क्या है? त्वरण। तो F बराबर m इंटू a बल। अब यहां से बल का अगर हम मात्रक देखेंगे, यानी बल का मात्रक, तो बल का मात्रक इक्वल टू क्या हो जाएगा? बल का मात्रक यानी F का मात्रक। तो द्रव्यमान का मात्रक इंटू त्वरण का मात्रक। यानी अगर द्रव्यमान का मात्रक देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा भाई? तो किलोग्राम। इंटू त्वरण का मात्रक, तो क्या होता है त्वरण का मात्रक? तो सबको पता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी जो बल F का जो मात्रक निकला, F का मात्रक वो क्या निकला? किलोग्राम, यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये बल का जो मात्रक प्राप्त हुआ वही है बल का मात्रक, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब इसको हम यहाँ पे नोट में भी लिख सकते हैं भाई, कि नोट में क्या लिख सकते हैं कि जो यहाँ पे जो हम लिखना चाहते हैं, तो नोट हम बना लेंगे और नोट में लिख देंगे क्या, कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को, यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन कहते हैं, यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को क्या कहेंगे? न्यूटन कहेंगे। तो ये इतना आ गया होगा, आप लोग को मिटा दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से, अर्थात हमारे कहने का मतलब ये आ रहा है, अर्थात जो हमारा मतलब आया
अर्थात 1 न्यूटन, यानी 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको हम अभी बताए क्या, वो 1 न्यूटन के बराबर। अच्छा भाई, एक बात हमको नहीं समझ में आ रहा था, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि किसी को कहेंगे कि 5 केजी चावल दे दीजिए, 2 केजी आटा दे दीजिए, 5 लीटर पानी दे दीजिए, तो हम तो आसान से लगभग अंदाज में निकाल सकते हैं। लेकिन अगर किसी को कहा जाए कि 1 न्यूटन का बल लगाओ तो कितना लगाएगा, ये भी तो सोचना चाहिए भाई। 1 न्यूटन बल हम कितना लगाएंगे अपने शरीर से या किसी यंत्र से या किसी मशीन से कि वो 1 न्यूटन का बल हो जाएगा। तो ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 1 न्यूटन बल होगा का, कितना बल, किसी के वस्तु को बल का परिभाषा बताया कि धक्का या खिंचाव को ही बल कहते हैं। धक्का या खिंचाव तो दी तो कितना धक्का दे, कितना खींचे कि 1 न्यूटन का बल होगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बात को बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं कि जो 1 न्यूटन का बल है कितना हम लगाएंगे कि 1 न्यूटन का बल उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ से हम 1 न्यूटन का परिभाषा हम देखेंगे क्या, कि 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाने पर उसमें 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाए। तो हमको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि जो हम बताए 1 न्यूटन का बल, वो समझ में आ गया होगा कि 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाने पर उसमें 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाता है। अब यहाँ पे हम एक चीज और नोट में लिख देंगे, क्या नोट में, कि बल एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है और जो इसकी दिशा होती है उसकी दिशा उधर ही होती है जहां पर वस्तु को लगाया जाता है। बात समझ में आ गया ना। यानी बल एक सदिश राशि है। अगर किसी वस्तु पर बल अगर हम लगा रहे हैं, मान के चले कि ये कोई वस्तु है, तो वस्तु पर अगर हम फोर्स लगाएंगे इधर की तरफ फोर्स लगाएंगे तो उसमें जो विस्थापन होगा इधर है ना होगा। ये नहीं है कि किसी वस्तु को धक्का दे रहे हैं इधर और वस्तु मुड़ के जा रहे हैं इधर, ऐसा होगा कभी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि बल की जो दिशा होती है किसी वस्तु पर जहां बल लगाएंगे उसकी दिशा उधर ही होगी। ये नहीं है कि कहीं वस्तु को इधर उधर जा सकती है, ठीक है ना। तो बल एक कौन सी राशि है? सदिश राशि है। इतना बात क्लियर हो गया है ना। जो अब देखते हैं हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, बल के प्रकार। इसको मिटा दे रहे हैं, हमको उम्मीद है कि सबको समझ में आ रहा होगा। ये तो बेसिक बात है, कक्षा 8 से भी पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। अब हम चलेंगे बल के प्रकार। बल के प्रकार, बल के प्रकार। अच्छा, बल के प्रकार अगर हम देखेंगे तो बल दो प्रकार के हैं। पहला है संतुलित बल, संतुलित बल, और दूसरा है असंतुलित बल, असंतुलित बल। बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स का मतलब संतुलित बल और अनबैलेंस का मतलब असंतुलित बल। अब भाई इसमें संतुलित बल को अगर हम डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे? 9th वाले बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान देना, कक्षा 9th वाले और 11th वाले और कंपटीशन वाले भी ध्यान से देखते रहना, ठीक है ना। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है संतुलित बल। संतुलित बल भाई बिल्कुल समझ में आएगा, आप सिर्फ वीडियो के पास से मत हटिए। संतुलित बल यानी संतुलित बल यदि किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हैं फिर भी उस वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो संतुलित बल है। जैसे मान के चलो कोई वस्तु है, इस वस्तु पर बहुत सारे बल कार्य कर रहे हैं। एक बल इधर से काम कर रहा है, एक बल इधर से काम कर रहा है, ठीक है ना। एक बल इधर से काम कर रहा है तो एक बल इधर से काम कर रहा है और एक बल इधर से लग रहा है। F1, F2, F3, F4। अब भाई बल चारों तरफ से लग रहे हैं लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब वो कौन सा बल है? तो है संतुलित बल। यानी इसका परिभाषा यही हुआ कि यदि किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल एक साथ कार्य कर रहा है या लग रहा है फिर भी उसकी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसको क्या कहेंगे? संतुलित बल। यानी जो बल है वो संतुलित है। 4-5 लोग मिलकर एक दीवार को इधर से धक्का दे रहे हैं, एक 2-3 लोग उधर से धक्का दे रहे हैं, तो दीवार ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है। इसका मतलब किस अवस्था में? संतुलन अवस्था में संतुलित बल कार्य कर रहा है उस पर। तो हमको उम्मीद है कि संतुलित बल समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे असंतुलित बल। असंतुलित बल क्या है भाई?
तो असंतुलित बल के बारे में यही हो सकता है कि यदि किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहा हो, लेकिन उसका परिणामी जो बल है वो शून्य नहीं हो रहा है, और इसमें उसका परिणामी बल शून्य हो जा रहा था। संतुलित का मतलब परिणामी, यानी टोटल परिणाम उसका शून्य हो जा रहा है, तो कौन सा बल था? संतुलित बल। लेकिन असंतुलित बल में ना, जैसे मान के चलो कि कोई रस्सी कस्सा जो एक गेम होता है स्कूल में खेला जाता है, उससे 5 लड़के इधर से खींच रहे हैं तो 5 लड़के उधर से खींच रहे हैं, तो मान के चलो अगर बराबर बराबर हैं दोनों के पास कैपेसिटी एनर्जी, तो अब तो मान के चलो कि वो संतुलित अवस्था में है। लेकिन एक तरफ 5 खींच रहे हैं, एक तरफ 8 खींचने लगे, तो 8 वाला खींचेगा नहीं 5 वाले को, क्योंकि उसमें ज्यादा बल हो गया। तो उस पे कौन सा बल कार्य कर रहा है? वो हो गया असंतुलित बल, अनबैलेंस फोर्स। ठीक है ना? तो समझ में आ गया होगा। अब भाई अगर बल के प्रभाव के बारे में बात करें कि बल का प्रभाव क्या है, बल का प्रभाव, ठीक है ना, इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब बल का प्रभाव क्या होगा भाई? तो ये तो सबको पता है कि बल का प्रभाव ये भी हो सकता है कि यदि किसी वस्तु पर बल लगा दो तो उसके आकार या आकृति बदल जाएगी। नहीं बदलेगी। किसी का मुड़ी है इतना छोटा, कस के पूरा लगा दो, एकदम मशीन से दाब दो तो पुचुक के इतना पतला हो जाएगी। या जैसे गुब्बारा का एग्जाम्पल ले, गुब्बारा को लेके और पकड़ के उसको दबाते हैं तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है ना? तो बल क्या करता है कि बल लगाने से किसी वस्तु के आकार और आकृति में परिवर्तन हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना? यानी ज्यादा जिसके अनुसार से बल लगाएंगे वही तो होगा। मान के चलो कि किसी वस्तु पर है ज्यादा फोर्स है, उसमें कम बल लगाएंगे तो थोड़ी ना होगा। ठीक है ना? और वस्तु पर कोई वस्तु रखी है, अगर उसी की तरफ ही अगर बल लगा दें तो उसकी जो गति होगी वो बल की दिशा में चलना शुरू हो जाएगी। तो ये सब बल के प्रभाव है। बात समझ आ गया ना? तो बल के प्रभाव और बल का परिभाषा, संतुलित बल और असंतुलित बल, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसमें कि संतुलित और असंतुलित बल हो गया। अब हम चलेंगे इसमें क्या, गति के नियम। गति के नियम, गति के नियम ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लड़का से पूछे कि गति का द्वितीय नियम बताओ, तो गति का द्वितीय समीकरण बता दिए। अरे भाई, गति का नियम और समीकरण अलग होता है। भूल कर भी मत कह देना है कि गति का नियम जो है वो समीकरण ही है, ये नहीं है। किसी को लड़का कह रहा है कि गति का द्वितीय नियम तो हम यही पढ़े हैं, s बराबर ut + 1/2 at स्क्वायर। कह रहे अरे यार, तुम गति का नियम पर बता रहे हो कि गति का समीकरण बता रहे हो? नहीं, गति का प्रथम नियम बताया तो बता दिया, v बराबर u + at समीकरण। तो ध्यान से देखो, गति का नियम दूसरा होता है। जो गति का नियम होता है और गति का समीकरण होता है, गति का समीकरण, तो गति का जो समीकरण होता है सरल रेखीय गति के लिए वो होता है v बराबर u + at, और जो दूसरा होता है वो होता है s बराबर ut + 1/2 at स्क्वायर, और तीसरा होता है v² बराबर u² + 2as। बिल्कुल सिंपल बात है। अभी क्या है? अंतिम वेग u, प्रारंभिक वेग a है, त्वरण t है, समय s है, दूरी विस्थापन। ठीक है ना? तो उसमें क्या है कि गति का जो नियम होता है वो गति का जो 3 नियम है, गति का 3 नियम है। पहला नियम क्या है भाई? तो पहला नियम ये है, गति का पहला नियम ये है, इसको ऐसे भी बोलेगा न्यूटन के गति के विषयक नियम। 20 वाला विषयक बहुत खतरनाक नियम है। ठीक है ना? विषयक गति के नियम या न्यूटन के गति के नियम, ये न्यूटन ही ने दिए थे। ठीक है ना? तो उन्होंने पहला नियम क्या कहा? न्यूटन साहब ने जो पहला नियम बताया, गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम। भाई न्यूटन साहब ने क्या बताया इसको? न्यूटन साहब ने गति के प्रथम नियम के बारे में ये बताए कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विरामी अवस्था में रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी। और उन्होंने ये कहा कि जो गति का प्रथम नियम है उसे गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो कंपटीशन एग्जाम में ऐसे पूछता है, जड़त्व का नियम किसे कहते हैं?
तो न्यूटन के गति का जो प्रथम नियम है उसको जड़त्व का नियम कहते हैं। अब जड़त्व है, सुनकर घबरा मत जाना कि जड़त्व क्या है। अरे जड़त्व का मतलब अब हम समझाने जा रहे हैं। पहला नियम अगर नहीं लिखे हो तो ये सब लिखवा नहीं रहे हैं भाई। आप लोग हेडिंग बनाएंगे और साथ में मैं बताया हूं कि कॉपी और पेन लेकर ही बैठना है, ताकि साथ साथ दोनों काम होगा। लिखवाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगी तो दिक्कत होगा हमको भी अपलोड करने में। तो आप समझ रहे हैं कि गति का प्रथम नियम क्या है। तो लिखिए, कॉपी और पेन निकाल लीजिए, लिखिए कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, और या यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी। अगर उसके अवस्था का परिवर्तन करोगे तो वहां पे तुरंत उत्पन्न हो जाएगी जड़त्व। और जड़त्व का जो परिभाषा है तो नोट में ये भी लिख लेना कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यानी न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व के नियम भी कहते हैं। अब एक चीज और है इंपॉर्टेंट, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल का परिभाषा भी प्राप्त होता है। ये भी ध्यान से देखो, पूछ लेगा कि बल का परिभाषा न्यूटन के कौन से नियम से प्राप्त होता है। तो गति का जो प्रथम नियम होता है उससे न्यूटन के प्रथम नियम है उससे बल का परिभाषा प्राप्त होता है, और जो दूसरा नियम है ना वो बल का व्यंजक प्राप्त होता है, वो होगा F बराबर m इंटू ए। तो यहाँ पे ये भी पूछ देता है कि जो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल का परिभाषा प्राप्त होता है। क्लियर हो गया ना। अब इसमें हम चलते हैं, एक बात आती है जड़त्व का, कि हम बताए भाई कि जो न्यूटन के गति का जो प्रथम नियम है उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो जड़त्व जानना जरूरी है कि नहीं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए जड़त्व। क्या हेडिंग डालेंगे भाई? जड़त्व। अब जड़त्व किसे कहते हैं, सबसे पहले ये क्वेश्चन आते हैं कि जड़त्व कहते किसे हैं। तो आप लोग पेन निकालिए और तुरंत स्पीड बनाइए और लिखिए, देर नहीं करना है। लिखो, जड़त्व कि किसी वस्तु के, गतिशील वस्तु हो या स्थिर वस्तु हो, अवस्था के परिवर्तन करने वाला कारक को ही क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। आगे समझ में नहीं आया? फिर से बोल दें, चलिए लिखो, किसी वस्तु का अवस्था का परिवर्तन के विरोध करने वाला कारक ही जड़त्व कहलाता है। अब कहोगे कैसे अवस्था का प्रयोग? अब मान के चलो कि कोई बूढ़ा बाबा बैठे हैं, कोई पीछा से लड़का क्या कर दे कि लेकर और पीछे से ढकेल दिए, तो डांटा लेके तड़िया नहीं लेंगे, क्योंकि वो बैठे हैं, तुम लेकर जड़ को उसको गति अवस्था में कर लेंगे तो पिछा ही लेंगे। इसका मतलब कि वो स्थिर है, वो चाहते हैं कि हम स्थिर ही रहें। इसका मतलब यही मत समझ जाना। इसका मतलब ये है कि मान के चलिए कि अगर हम कहीं बैठे हैं या किसी कोई वस्तु स्थिर अवस्था में अचानक अगर उसको तेजी से क्या करें, अगर गति अवस्था कर तो विरोध करती है। या ये भी कर सकते हैं, जैसे मान के चले कोई साइकिल लेकर चला रहा है और उसको पीछे से पकड़ के खींच दो, गिर जाएगा बेचारा वहीं पे। जब गिरेगा तो विरोध नहीं करेगा, तो उनको पीछे पकड़ के पीछे पीछे तड़िया जाएगा और पीटेगा भी। इसका मतलब ये हुआ, ऐसे जैसे बस पे हम सवारी करते हैं, बस पे बैठे रहते हैं या ट्रेन पे बैठे रहते हैं, तो ये होता है ट्रेन पे चलते रहते हैं तो ट्रेन पे थोड़ा ब्रेक लगाती है तो कम झुकते हैं, लेकिन अगर बस वाला अचानक ब्रेक लगेगा तो अगले वाले का जो तुम्हारा मुंह है उसके मुंह में लड़ जाएगा कि नहीं। इसका मतलब कि अगर हम चल रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ब्रेक लगी आगे की तरफ झुक गए, इसका मतलब क्या है? विरोध कर रहे हैं। वो है गति कर रहे हैं तो गति का विरोध। अगर विराम अवस्था में है तो विराम का जड़त्व। यानी जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला है विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व, और दूसरा है किसका? तो गति का जड़त्व। भाई जड़त्व कितने प्रकार के हैं? तो विराम का जड़त्व, यदि किसी वस्तु के विराम अवस्था में विराम के कारण जो उसमें गति उत्पन्न हो रही है तो उसे कहेंगे विराम का जड़त्व, और गति के जड़त्व में कहेंगे, गति का जड़त्व में जब हम कहेंगे यदि कोई वस्तु गतिमान है, गति कर रही है, तो उसमें जो जड़त्व उत्पन्न हो रहा है उसे गति का जड़त्व कहते हैं। तो हमको उम्मीद है कि जड़त्व भी समझ में
आ गया होगा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है तो बोलना है, कमेंट करना है, कमेंट में बताएंगे। कोई गड़बड़ होगा फिर दोबारा वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है ना? भाई क्या करें, और हम चलते हैं गति का द्वितीय नियम। तो गति का द्वितीय नियम क्या है भाई? तो आप लोग हेडिंग डालिए, गति का द्वितीय नियम, यानी न्यूटन के गति के विषयक, द्वितीय नियम विषयक, विष वाला खतरनाक नियम है ना। न्यूटन ने खतरनाक नियम दे देकर दिमाग में भर दिया है, हम लोग को पढ़ते पढ़ते पागल हो जाएंगे। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम, ये द्वितीय नियम क्या है भाई? और नियम, द्वितीय नियम और द्वितीय समीकरण में अंतर होता है, हम बताए हैं, ठीक है ना? जो न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है, और न्यूटन इसमें नहीं जुड़े हैं, इसमें न्यूटन जोड़ दें तो गड़बड़ाने की बात नहीं है, वही बात है। तो देखो इसमें न्यूटन के गति का जो द्वितीय नियम है क्या कहता है? न्यूटन के गति का द्वितीय नियम कि यदि किसी वस्तु पर लगाते हैं फोर्स यानी बल, तो उस वस्तु के द्रव्यमान m और उसमें उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि जो किसी वस्तु पर अगर हम बल लगाते हैं तो वो बल उस वस्तु के द्रव्यमान उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। अगर कांस्टेंट आता है तो उसको हटा देते हैं कि मान करके उसका मान 1 ले लेंगे। तो अब इससे हम ये देखते हैं एक निष्कर्ष कि न्यूटन के गति का जो द्वितीय नियम है उससे बल का क्या प्राप्त हो रहा है? व्यंजक यानी समीकरण प्राप्त हो रहा है। देखो a बराबर m इंटू ए, और जो पहला नियम था गति का उससे क्या मिला था? गति का वहां से बल का परिभाषा मिला था। क्लियर, समझ में आ गया ना? और देखिए भाई, तो अब हम चलते हैं न्यूटन के गति का तृतीय नियम, न्यूटन के गति के तृतीय नियम, ठीक है ना? न्यूटन के गति के तृतीय नियम। अब तृतीय नियम क्या है भाई? न्यूटन के गति का तृतीय नियम, इसे क्रिया या प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब भाई बताओ कि जो न्यूटन के गति का जो तीसरा नियम है उसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। उसका परिभाषा क्या है कि यदि किसी वस्तु पर हम जितना बल लगाते हैं वो वस्तु भी विपरीत दिशा में हम पर उतना ही बल लगाती है। यही क्या है? न्यूटन के तीसरा नियम है। यानी हम यदि किसी वस्तु पर जितना बल लगाते हैं तो वस्तु भी हम पर उतना बल विपरीत दिशा में लगाती है। इसी को क्या कहते हैं? न्यूटन का जो गति का विषयक में तीसरा नियम था वही तीसरा नियम है। तो क्लियर, समझ में आ गया ना? और देखते हैं कि न्यूटन के गति के तृतीय नियम का जो उदाहरण है, ये उदाहरण भी देख लो। उदाहरण क्या है? तो जेट वायुयान। अब जेट क्या है भाई? मिटा दे इसका नाम। उदाहरण जो न्यूटन के गति के जो तृतीय नियम का जो हम उदाहरण बता रहे हैं वो जेट वायुयान। अच्छा, उड़ती कैसे है? कैसे उड़ती हैं? उड़ती कैसे है भाई? आप लोग जानते ही हैं कि जेट वायुयान यहाँ बना दे रहे हैं, जेट वायुयान बना देना। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, सबको काम खत्म करो। इसमें ज़्यादातर सब मुँह से बताने वाला है, लिखते रहिए आप लोग। जेट वायुयान सही लिखे है ना भाई? देख लेना, हिंदी के टीचर नहीं है, ठीक है ना? जेट वायुयान। जेट वायुयान क्या होता है भाई? मान के चलो ये उड़ता कैसे है? अरे देखो, आप लोग जेट वायुयान देखे ही होंगे भाई, उड़ते हुए। बना दे रहे हैं हम भी, ठीक है ना? चलो इसको ऐसे बना दे। जेट वायुयान। अच्छा, ये जब उड़ता है तो पीछे ऐसे ईंधन छोड़ता है। पीछे ईंधन क्या छोड़ता है?
इधर से अच्छे ऐसे देखो, गुब्बारा को मुंह से फुला देते हैं, फुला कर जब ऐसे करके छोड़ते हैं ना तो एक तरफ से हवा निकलता है, एक तरफ से उड़ता है। ऐसे देखे हो ना, एक तरफ से हवा निकलता है, ऐसे फूक दो, फूक के छोड़ दो तो एक तरफ से जब हवा तेजी से फेंकेगी तो गुब्बारा इधर से उधर उड़ता है। तो जेट वायुयान का सेम काम यही है कि इधर से एयर लेती है, इधर से फेंकती है, इधर से लेगी और इधर से, और क्या होगा कि क्रिया प्रतिक्रिया का तेजी से, जैसे ही आगे तेजी की तरफ ये फेंकेगी, पीछे से उतना ही आगे की तरफ जाएगी। तो वही है जो उदाहरण जो पहला है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। या ऐसे भी देखे होंगे आप लोग कि कहीं बोट वगैरह नाव से नदी के किनारे से जब उतरते हैं और जैसे बोट से पीछे करते हैं और आगे जमीन पर कूदने का प्रयास करते हैं, तो जैसे आगे जाते हैं नाव जो पीछे चली जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी है। हम किसी वस्तु पर जितना बल लगा रहे हैं, कस में मार रहे हैं, चोट हमको जितना लग रहा है उसको भी उतना ही चोट लग रहा है। तो हमको उम्मीद है कि ये जो न्यूटन के गति का जो विषयक नियम था, तीनों समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो क्या करेंगे, कमेंट करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि कहाँ पे समझ में नहीं आया है। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर कमेंट करेंगे, फिर मैं प्रयास करूंगा कि आपको बार बार समझाएंगे। और आगे चलते हैं, संवेग। संवेग संवेग क्या है भाई, नाम तो इसका बहुत अच्छा है, संवेग। संवेग बड़ा खतरनाक नाम लग रहा है, संवेग। यानी कोई वस्तु कितना भारी है और किस वेग से चल रही है, ये संवेग के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कोई वस्तु अगर गति कर रही है, उसका द्रव्यमान क्या है और गति कैसे कर रही है, अगर उसको रोकना होगा तो किस पर वो डिपेंड करती है, वही संवेग। यानी संवेग का परिभाषा हम सिंपल ये भी दे सकते हैं, संवेग, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान और गुणे वेग। संवेग बराबर होगा का द्रव्यमान गुणे वेग। तो देखो संवेग किस पर डिपेंड कर रहा है, यानी द्रव्यमान पर, मास पर, और उसका वेग v पर। दो चीजों पर ये डिपेंड कर रहे हैं संवेग। तो परिभाषा का डिफाइन देना होगा तो हम तो ऐसे ही बेसिक बता सकते हैं कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ये तो परिभाषा देकर ही, लेकिन ऐसा रखने से क्या फायदा, समझ में ही नहीं आया। ये तो बता दिए द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, तो संवेग बनने से फायदा क्या हुआ है, लो द्रव्यमान में, इसका मतलब संवेग। भाई गति से रिलेटेड ही सब पढ़ रहे हैं, बल तथा गति के नियम, बल है और गति, बल गति। तो इसका मतलब कि संवेग है, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है और भी वेग से गति कर रही है, भी वेग से गति कर रही है, तो उसका संवेग क्या होगा, उसको किस रेशियो से अगर रोकना होगा या गति कराना होगा, तो कैसे हम इसको क्या करेंगे। तो बेसिक परिभाषा यही हम बता दें, संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। अगर संवेग का मात्रक की बात करें हम, संवेग का मात्रक तो क्या हो जाएगा, संवेग का मात्रक तो द्रव्यमान का मात्रक यानी किलोग्राम, और वेग का मात्रक तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। जो हमारा संवेग का मात्रक मिला वो क्या मिला, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना। तो अगर समझ में आ रहा होगा तो आप लोग बिल्कुल हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए, ठीक है ना। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, कमेंट कर कर फिर पूछेंगे, हम प्रयास करेंगे कि आपको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम मिलेंगे भाई, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, बार बार हमको अपलोड करना पड़ता है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक तो एक बनती है ना, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारा व्यूअर बढ़े अधिक से अधिक देखने के लिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।